हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में, यानी जब एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज आप लोग कर रहे थे, तो किस तरह से तैयारी आप लोगों को करनी है। एक चीज़ और है, मैं बता देती हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे KVS पर एक और वीडियो मांग रहे थे, तो KVS पर भी मैं लेकर आऊँगी। फिलहाल आज जो मैं देने वाली हूँ वो UP, TGT, PGT और जो अदर एग्ज़ाम हैं, क्योंकि खाली UP, TGT, PGT की ही नहीं यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, यानी अंतिम दिनों में स्पेशली तो ये आज UP, TGT, PGT वालों के लिए ही है। तो अंतिम जो समय आप लोगों का, यानी अंतिम जो दिन आ रहे हैं जब एग्जाम आप लोगों का निकट है, तो किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है वो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बात बताने वाली हूँ। यानी किस तरीके से आप लोगों को अपनी प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है, और इस तरह से योजना बनानी है ताकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो 100% रिजल्ट दे। ठीक, तो वही उस योजना पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, देखिएगा यहाँ पर कि आप लास्ट इतना समय बचा हुआ है कि सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सिलेबस बहुत समय से, आप 2022 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। 2022 से आप लोगों ने सिलेबस को स्टडी किया हुआ है, आपने सिलेबस को स्टडी कर लिया अच्छे से। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को तैयार करने हैं अपने। और क्वेश्चन तैयार करने के लिए ये मत सोचिएगा कि आपने UGC के क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं वो नहीं टच करने हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। चाहे मैं कहूँ वो UP के हैं, चाहे मैं कहूँ वो KVS के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो आपके राजस्थान के हैं, आपके बिहार के हैं, किसी भी स्टेट में जो भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल रहा है, आप उसी को उठा लीजिएगा, उसी से तैयारी करिएगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा उसमें जो सिलेबस होता है, आप देखते हैं चाहे किसी भी स्टेट में आप जाएंगे, आप आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट उसमें होता है इंडियन आर्ट, जो कि आप लोगों के सिलेबस में भी है। तो उस इंडियन आर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, आपके आर्टिस्ट से आते हैं, आपकी वास्तुकला से आते हैं। ठीक है, ग्राफिक हल्का फुल्का होता है, तो वही आप लोगों के लिए यहाँ पर भी अवेलेबल है। मैं कहूँगी यहाँ पर भी सिलेबस में आएगा। तो पहले एक बार ना कोशिश करिएगा कि जो सिलेबस है आप लोगों का, उस सिलेबस को पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस को पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स करेंगे। रेगुलर बनाइएगा कि रेगुलर आप लोगों को कम से कम प्रैक्टिस सेट्स, एक प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट्स का मतलब है कि मैं ये नहीं कहूंगी 125 क्वेश्चंस करने, क्योंकि क्वेश्चंस करने का भी एक तरीका होता है। ज्यादातर बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि हम एक दिन में 500 क्वेश्चन कर ले। मोस्टली मैं देखती हूँ 90% स्टूडेंट्स यही करते हैं कि हम एक दिन में 500 क्वेश्चन कर लें। बिल्कुल मत करिए। अगर आप लोगों को किसी भी एग्जाम में सफलता लेनी है तो कोशिश करिएगा कि अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, मिनिमम 50 अगर आप कर रहे हैं, मैं कहूंगी 50 तो करिए, बट 50 किस तरीके से करने हैं कि जो आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप देखिएगा कि आखिर वो उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, किस तरीके की लैंग्वेज का यूज किया गया है। यानी लैंग्वेज आप लोगों की हिंदी अगर है तो हिंदी में कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा, आपको जब शब्द समझ में आ जाएंगे, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, तो आपको ये पता चल जाएगा आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग आप लोगों को कुछ क्वेश्चन एक से ही दिखाई देते हैं। स्पेशली आर्टिस्ट की बात कर लें, वास्तुकला की बात कर लें, ठीक है, जब एक ही चित्र के बारे में पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि चित्रकार और मूर्तिकार दोनों नीचे दिए हुए हैं, या फिर मैं कहूंगी अगर एक ही किसी मूर्ति या चित्र को एक ही आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है, जैसे संथाल पर ज्यादातर आर्टिस्ट ने बनाया हुआ, तो कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। बट जब आप देखेंगे कि मूर्ति पूछी है, चित्र पूछा है, या किस समय की पूछी है, तो आपको अच्छे से दिमाग में जो है क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये होना चाहिए इसका आंसर। तो फिर आप क्या करेंगे, जो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से आप 4 नहीं पढ़ेंगे। फिर आपकी जो खोज चलती है वो खोज ये चलती है कि जो हमारे दिमाग में आंसर है क्या वो इन 4 ऑप्शन के अंतर्गत आता है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सोचेंगे अब नियर बाई चलना है, और अगर है तो आपको चारों को ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से पढ़िएगा। सेकंड जो आप लोगों का पैटर्न आता है वो ये आता है कि अगर आपका एक ही आंसर सही है तो बाकी 3 गलत क्यों है, उसका रीजन क्या है। पहले उन 3 गलत को सिलेक्ट करिएगा।
रीजन क्या है उसका। तो ये एग्जाम में आप लोगों को करने से बेटर है ये आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा, ना कि 500 क्वेश्चन में आप ये करिएगा कि पहले का आंसर ये है, बी है, दूसरे का सी है, तीसरे का डी है। ये नहीं करना है, क्योंकि 500 अगर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन निकाल लिए कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप लोगों ने 20 या मैं कहूंगी 50 क्वेश्चन भी अगर ऐसे कर लिए इस तरीके से, तो वो आपके 50 क्वेश्चन ही 500 के बराबर हैं। और वो मैं कहूंगी 500 क्वेश्चन करने वाला बच्चा यहाँ पर मेरिट में नहीं आएगा, लेकिन ये 50 और 20 करने वाला बच्चा मेरिट में जरूर आ जाएगा, क्योंकि उसने जो स्टडी किया है क्वेश्चन को, वो क्वेश्चंस को ही नहीं, उसने पूरे टॉपिक को स्टडी कर लिया। जो उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं उन चारों को स्टडी किया। वहां पर क्या है, 500 करने वाला वो सिर्फ वो स्टडी कर रहा है कि अच्छा आंसर ये है, क्यों है गलत, बाकी के 3 गलत क्यों है उसको नहीं पता है। और जब तक नहीं पता है, तो जब क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को पलट दिया जाएगा और 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को दिया जाएगा आप लोगों को, तो वो जो 500 क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं मार खा जाएगा। बट 100% श्योर ये मार नहीं खाने वाला है। तो ये स्ट्रेटेजी करिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब जल्दी भागने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं थककर बैठने की आदत भी लग जाएगी कि थककर बैठकर आराम करना है। कछुए की अगर चाल आप लोग चल रहे हैं तो कंटिन्यू रखिएगा, जितनी भी चीज़ आप रख रहे हैं। मैं कहूँगी 20 कर रहे हैं, 50 करें, बट रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और क्योंकि मेरा प्रैक्टिस बैच आप लोग देख रहे हैं रेगुलर, मैं इसमें जो है लाइव क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ मंडे से, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें टेस्ट पेपर भी आप लोगों का रहेगा और लाइव क्लासेस भी मैं आप लोगों को दूंगी। जो भी डाउट क्लास रहेगा इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि ऑफर चल रहा है और ऑफर के साथ तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें कूपन मिल जाएगा, तो छूट मिल जाएगी। जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे तो वो स्टार्टिंग की जो 10 एंट्रीज हैं उन पर ऑफर है, बाकी की 10 एंट्रीज के बाद उसमें कोई ऑफर नहीं मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट है इसको भी परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी का तरीका जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है इसको आप करिएगा। अच्छा, अब एक चीज और बचती है, बच्चे सोचते हैं कि जो बुक्स हैं हमें राइट आंसर किस तरीके से पता चलेगा। तो जब आप एक स्टेट के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं फिर दूसरे के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आंसर आप लोगों के होते हैं ना, वो आंसर आप लोगों के कंपैरिजन में आ जाते हैं, यानी आप कंपेयर करना सीख जाते हैं। फिर आप लोगों को जो राइट आंसर है वो पता चल जाता। तो स्पेशली मैंने बोला हुआ है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा एनसीईआरटी बुक्स को रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक्स हैं चाहे एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, अगर कुछ गलत होता भी है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो आंसर नहीं है, तो आप इजीली जो है वो जो आंसर माना जाता है वो एनसीईआरटी का ही माना जाता है, अगर आप आपत्ति जताते हैं तो। ठीक है, बाकी अदर बुक्स में क्या है क्या नहीं है तो वो इतना नहीं माना जाता। मैं नहीं कहूंगी अदर बुक्स नहीं पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा सिलेबस आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो अदर बुक्स जो भी मैंने बताई हुई है, दोनों चैनल पर मैंने बताई हुई है, तो दोनों चैनल से अदर बुक्स भी उठाएंगे, उनको पढ़िएगा। और क्वेश्चन पेपर का सबसे आसान तरीका है, मैं सुबह में भी 11 बजे कराती हूँ। सेकंड तरीका आप लोगों का है, जो भी एग्जाम हो रहा है उसको करंटली उठाइएगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं वो इजीली मिल जाएगा। तो इस तरीके से तैयारी करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को कुछ डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि इतना आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाना काफ़ी है। आर्टिस्ट पर और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आर्टिस्ट को कैसे तैयार करना है, तो मैंने आपको बताया भी था, कुछ आर्टिस्ट मैंने कराए हुए भी हैं। जैसे आधुनिक और समकालीन होता है, तो एक श्रेणी में आप लिखेंगे समकालीन, ठीक है, एक श्रेणी में यानी एक साइड आप लिखेंगे आधुनिक। अब एक चीज और मैंने बताई थी आप लोगों को कि आर्टिस्ट कैसे करने हैं, यानी एक तरह से अगर मैं बात करूं तो 1950 में जो जन्मे आर्टिस्ट हैं एक साथ उनको लिख लीजिएगा, इजी हो जाएगा। फिर उसमें से सिलेक्ट करिएगा कि समकालीन कौन से हैं, आधुनिक आर्टिस्ट कौन से हैं, तो इस तरीके से आप लोग रखिएगा, तो आर्टिस्ट भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे। जब आप इतना उस आर्टिस्ट में कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे जो चित्र रचना की गई है या जो मूर्ति बनाई गई है, तो ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट को चूज किया है, अब उसको उठाइएगा। फिर देखिएगा जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट पर मूर्ति या चित्र बनाया है, तो वो ऐसे कितने कलाकार हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में बनाया हुआ है। तो 100% है कि आप लोग एनालिसिस करना सीख जाते हैं, आर्टिस्ट हो या शैली हो या कोई भी टेक्निक हो आपकी, तो ये जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और ये एक जो चीज अभी मैंने आप लोगों को बताई है आर्टिस्ट से, ये आप लोगों को बहुत बड़ी हेल्प यहाँ पर करेगी। जब आप 4 ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं, 4 ऑप्शन में से 3 आप सोचते हैं कि 3 गलत क्यों हैं, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। और ये तभी पता चलता है जब आपने अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी किया हो, यानी जो आप लोगों की डिटेल है, जो सोर्स नोट हैं, उनको अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो इन ऑप्शंस को भी आप 4 में से 1 सही क्यों है, 3 गलत क्यों है, ये बहुत अच्छे से आप लोग निकल पाएंगे। तो ये जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, इसको आप करिएगा और इसी से आप लोगों का जो है मेरिट में नाम आ जाएगा।
और पढ़ाई अच्छे से करिएगा। मैं यही कहूँगी, मैं समय समय पर आपको गाइडेंस देती रहूँगी, समय समय पर मैं कुछ पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।